सरकार केवल और केवल हवा बनाती है, बाउंडर बना करके सामने रखती है। अपना जिस तरीके से अडानी जी को दुनिया के अमीरतम व्यक्तियों में फ्रॉड करके पहुंचाया गया, उसी तरीके से इनके यहाँ लोक लुभाऊ नारे दिए जाते हैं, लेकिन उन नारों को पूरा करने के लिए साधन कहां से आएगा वो नहीं दिखाई पड़ेगा। अपना विदेशों से ऋण लेकर के यहाँ की वो खुशहाली दिखाने की कोशिश की जाती है। जनता के ऊपर तमाम कर लाद करके अपने वो तिजोरी भरने की कोशिश की जाती है, और ये कहा जाता है कि हम विकास करेंगे देश को, हम जो सो कितने मिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना देंगे। उस हिसाब से हम ये देखते हैं कि ये जो बजट, जो इनका अंतिम बजट है, इसमें उम्मीद की जा रही थी कि ये जरूर ही कोई न कोई ऐसी चीज लाएंगे कि वो जनता के हित में होगा, और जनता एक बार फिर इनके ऊपर विश्वास ये प्रकट करने की कोशिश करेगी। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं विश्वास उतागी जी? देखिए, मेरा जो यहाँ पे आना है दो चीजों से है। एक तो मैं बैंक कर्मचारी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, और अभी पद नहीं है कोई, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के बारे में बातें करता हूँ। मैं इस तरफ देख रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था में जो बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। सारे बैलेंस शीट तो प्रॉफिट में है, लेकिन आईडीबीआई बैंक 7 तारीख को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया गया। मतलब अगले 2-3 महीने में इस बैंक को कोई ना कोई विदेशी बैंक या देशी बैंक मिलके खरीद लेंगे। ये जो व्यवस्था है, अगर ये सफल होती है तो इस देश के 12 बैंक इसी साल में बेचने की पूरी तैयारी भारत सरकार की है, और वो डीपम के जरिए पूरा करेगी। अब डीपम क्या है? डीपम, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है क्या, ये एक सवाल है। इसलिए कल ही बम्बई के हाईकोर्ट में इसको चैलेंज करने के लिए ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और मैं स्वयं, हालांकि मैं आईडीबीआई का कोई नहीं हूं, लेकिन मैं शेयर खरीद लिए मैंने, और मैं स्टेक होल्डर बन गया। मैंने ये इस बात इसलिए ये बात कह रहा हूँ, बजट के बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले पिछले कुछ सालों के बजट से जो कुछ पब्लिक सेक्टर को बेचने की जो बात आती है, किस तरीके से पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, और यहाँ पे इंटरवेंशन जो है, हमारी पॉलिटिकल क्लास, हमारा ऑर्गेनाइज वर्कर्स, हमारे बैंक वर्कर्स क्या सही तरीके से इस प्राइवेटाइजेशन की या पब्लिक सेक्टर को सेल करने की नीति को परास्त कर पाएंगे? हाँ, एक दिन का स्ट्राइक तो कर सकते हैं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट स्ट्राइक को किस ढंग से हैंडल करती है इसको हमने देखा है। लेकिन कानूनी तौर पर अगर देखना है तो संसद को, जो कानून संसद में बना है, उस कानून के बारे में अगर कोई तब्दीली भी लानी है, अमेंडमेंट लानी है, तो संसद में जाना चाहिए। मोदी सरकार संसद में जाती नहीं है। प्लानिंग कमीशन बर्बाद कर दिया, नीति आयोग को लाके उन्होंने एक पेपर तैयार करवाते हैं, उस पेपर को वो कैबिनेट में नहीं लाते हैं, प्राइम मिनिस्टर इन प्रिंसिपल अप्रूवल देते हैं, उसके बाद डीपम को कहते हैं यू कैरी आउट द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस। एक्चुअली ये सेल प्रोसेस है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, इस बजट में संस्कृत भाषा में बहुत कुछ कहा गया प्राइम अर्थ मंत्री की तरफ से। कोई एक ऐसी कल्पना कही गई कि सप्त ऋषि, 7 बड़े बड़े योजनाएं, उसमें एक अर्थव्यवस्था के बारे में है, शायद 5वें नंबर का कोई ऋषि का नाम लेके। मैं ऐसा समझता हूं, ये सप्त ऋषि वाली बात जो है ना, ये मनुस्मृति तो ये इस देश की सरकार लाना चाहती है, ला नहीं पाएगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो घटना है, संविधान है, इसको वो बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन बिगाड़ने की कोशिश तो जरूर करती है। इसके लिए संसद को उन्होंने एक बगल में रख दिया है, और एडमिनिस्ट्रेटिवली सब चीजें वो कर रही है। आज का पूरा बजट भी, पिछले कुछ बजट भी इसी तरीके से हैंडल किए गए हैं। और इस बजट में अगर मैं आपको बताऊं कि ये अगर दीपम का जो एक्सपेरिमेंट है पब्लिक सेक्टर बेचने का, जैसे आईडीबीआई को 7 जनवरी का है, आज 1 फरवरी है, तो अगले 2 महीने में पिछले 2 बजट में जो कहा गया 6 लाख करोड़ एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ये एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मतलब जितना भी पिछले 70 साल में खड़ा हुआ है उसको गिरा देना, बेच देना। इससे उनको 6 लाख करोड़ चाहिए। अब पिछले साल उन्होंने कहा कि 6 लाख करोड़ चाहिए, असल में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 60,000 करोड़ उनको मिले हैं। और वो भी उन्होंने जो कहा, उनको आईपीओ
LIC में से 21,000 करोड़ मिले उनको, और कुछ पब्लिक सेक्टर बेच के कुछ मिले, कुल मिला के 60,000 करोड़। टोटल फेल्यूर है, कर नहीं पा रहे। और ऐसे हालात में अभी आपने अदानी का जिक्र किया, जो एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कारपोरेट है, उसकी जो संपत्ति है, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 3 का रिच आदमी है, भारत का नंबर 1 का रिच आदमी है, वो हिंडनबर्ग के एक रिपोर्ट से लुढ़क गया। उसकी पूरी 5 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन लुढ़क गई है, और इस देश का कोई भी आम शेयर होल्डर उसके शेयर को अभी खरीदेगा नहीं। लेकिन कौन खरीद रहा है? क्रोनी कैपिटलिज्म हो, या मैं कहता हूं वो क्रिमिनल कैपिटलिज्म है, क्योंकि वो नेक्सस है इस देश के सत्ता में बैठे हुए पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी और ये कारपोरेट, इनका जो नेक्सस है, इस नेक्सस की वजह से ये सारी अमीरी गौतम अदानी की आई है। लेकिन वो अमीरी, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लुढ़क गया है, लेकिन उसका 20,000 का IPO अभी उसी के रिश्तेदार जो कंपनी ओनर्स हैं, एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, 2 मॉरिशस में है, 2 बगल में ही है, इन सब लोगों को मोबिलाइज करके वो 20,000 करोड़ उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है। इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करो, LIC का इस्तेमाल करो, या ऐसे जो क्रोनी जो उद्योगपति है उनको इस्तेमाल करके इस तरीके का मार्केट मैनिपुलेशन होता है। इन चीजों के बारे में अमेरिका का हिंडनबर्ग बोल रहा है, लेकिन हमारी देश की सरकार बजट के वक्त कुछ भी नहीं बोल रही है। ये एक बात है। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि ये बजट के पहले हुआ था। हम इस बजट के बारे में बोलेंगे, जो टैक्स के बारे में आपने कहा कि मिडिल क्लास को खुश करने के लिए चुनावी बजट है वगैरह वगैरह। मैं कह रहा हूं क्या खुश किया है? जो बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कुछ सालों पहले कि हम 5 लाख तक का पूरा एग्जम्पशन करेंगे, अभी वो उन्होंने 8वें साल में किया है। अभी मैं देख रहा हूं कि 7 लाख से 9 लाख तक विद सम व्हाट यू कॉल रिबेट्स आप लोग अपना टैक्स सेव कर सकते हो इस बजट में से। लेकिन आप देखिए, आई एम ट्राइंग टू इनवाइट योर अटेंशन कि 15 लाख अगर आपकी आय है, मतलब लिटिल बिट मोर रिचर मिडिल क्लास, तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या ये लोग मोदी गवर्नमेंट को वोट देंगे? 15 करोड़ वाले को कोई टैक्स नहीं है और 15 लाख कमाने वाले को 30% टैक्स है। पिछले 3 बजट में कारपोरेट टैक्स 35 से लेके 15 तक आ गया है, और अभी 15 लाख से ज्यादा कमाई करोगे तो 30% टैक्स आएगा। पिछले बजट में जो एक एसेट था क्रोनी, मतलब क्रोनी करेंसी या क्रिप्टो करेंसी, इसको जो इनविजिबल असेट है उसको 30% लाया, जिसके ऊपर कितना टैक्स कमाया पिछले साल में कोई ब्यौरा नहीं है। इस बार 15 लाख कमाओगे 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एबरेशंस है, ये कहीं ना कहीं गलत ढंग की सोच है। इसमें से टैक्स कलेक्शन भारत सरकार का कितना आता है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अभी के आप इकोनॉमिक सर्वे में देखिए, या इसमें लिखा है कि पिछले साल 28 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कलेक्ट करना था। कलेक्ट कितना हुआ? 8 महीने में मैं समझता हूं 18 लाख करोड़ कमाई हुई। मान लो आगे के 2-3 महीने में वो पूरा 28 लाख करोड़ कमाई कर नहीं पाएंगे। दैट मीन्स पिछले साल का जो टैक्स कलेक्शन करना था वो भी नहीं कर पाए। इस साल में जो एग्जम्पशन देंगे तो पिछले साल से वो कम ही रहेगा। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बाय डिजाइन टैक्स कलेक्शन कम रहेगा, तो वेयर फ्रॉम दे विल स्पेंड? हाउ कैन दे कवर देयर डेफिसिट टू द एक्सटेंट ऑफ 6.4%? एक्चुअल वो डेफिसिट 7.2% है। लेकिन छिपाने की बात, एस्टिमेट करने की बात, वो भी अगर देखा जाए, वो एस्टिमेट करते हैं कि 1% डेफिसिट दिखाएंगे। ऑल फिगर्स आर बोगस। ये पूरा बजट बोगस आंकड़ों से भरा हुआ है। ये बजट पूरा सभी लुभावने शब्द होंगे, संस्कृत भाषा होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं जो मनुस्मृति वो कुछ सालों पहले लाए, वो इकोनॉमिक फील्ड में ये 7 ऋषियों का नाम लेके, सप्त ऋषि का एक प्लान बना के ये एक नया मॉडर्न इकोनॉमिक मनुस्मृति वो लाद रहे हैं। अगले साल तो इलेक्शन होगा। इस इलेक्शन के पहले मैं अभी आपको मैंने कुछ मीडिया के सामने बता दिया, वो इलेक्शन शायद मई में है, तो वोट ऑन अकाउंट होगा फरवरी में, पूरा बजट नहीं होगा। तो ये बजट अभी लास्ट बजट है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, ये सरकार
नौ नौ स्टेट के इलेक्शंस कंडक्ट करते करते ये जान जाएगी कि हिमाचल में जैसे हारे हैं वैसे वो हारेंगे। अब दिल्ली में वार्ता चल रही है, क्या हमको मध्यावधि चुनाव मई के अलावा हमको नवंबर 2023 में करने हैं या नहीं, ये सोच उनकी है। और इसीलिए भले आंकड़े, बड़े लोगों का विकास, ये सारी बातें हैं, नो ट्रिकल डाउन। आपका 40 लाख करोड़ का बजट बनेगा, लेकिन सुबत्ता, वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में आएगी, वो ट्रिकल डाउन नहीं होगी। और ऑक्सफैम कहता है वैसे 33 करोड़ गरीब रहेंगे और गरीबों का सबसे बड़ा देश भारत देश रहेगा, और 1% या 166 पीपल विल कंट्रोल द एंटायर वेल्थ ऑफ द कंट्री। ये जो विषमताएं है, ये जो विषम परिस्थितियां है, ये विषम परिस्थितियां बद से बदतर होते जाएगी। ये आज के बजट के बाद पूरी तरह से दिखाई देगा। तो लोगों में जो रोष पैदा होगा, आप चाहे 7 लाख या 9 लाख तक कितने भी एग्जम्पशन दे दो, लेकिन कुल मिला के टैक्स कलेक्शन ही नहीं होने वाला है। तो मैं कह रहा हूं ये बजट कुल मिला के एक बड़ा फेल्योर बजट होगा। जैसे ऑक्सफोर्ड में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था, तो वहां पे लोग कह रहे थे वर्ल्ड फेल्योर फोरम, उसी प्रकार भारत देश का बजट आगे आने वाले कुछ हफ्तों में ये बजट फेल हो सकता है। इसलिए हर इलेक्शन में इस बजट के बारे में जब कहा जाएगा, तब सरकार की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। यहाँ पे अमीर अमीर होते हैं, गरीब गरीब होते हैं, और 33 करोड़ अगर गरीब है, और इस गरीबी में अगर 5 किलो लेने वाले 85 करोड़ इंडिया के पुअर है, तो इस देश की गरीबी और बढ़ने वाली है। यही बात इलेक्शन में जब कही जाएगी, तो मैं कह रहा हूं ये इलेक्शन जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। मैं इतना ही समझता हूं, इसमें कोई ग्रोथ स्टोरी नहीं है, इसमें कोई आंकड़े सही नहीं है, इसमें आर्थिक परिस्थिति जो है बहुत खराब है। सारे बैंकों के बैलेंस शीट प्रॉफिट दिखाते हैं, लेकिन आफ्टर एलिमिनेटिंग, या जिसको कहते हैं राइटिंग ऑफ 22 लाख करोड़ इन 6 years फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, तो बहुत बड़ा कंसेशन देने के बाद बैंक प्रॉफिट में आए, लेकिन प्रॉफिट में इसलिए आए क्योंकि उनको बेचना है। हम लोग अच्छी तरह से जान ले कि हमको ये 6 लाख करोड़ एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन चोकअप करनी है। इलेक्शन में हमारी नोट सरकार के पास टैक्स के रूप में जाएगी, लेकिन हमारा नोट, जनता का नोट, बहुजन का वोट, ये नहीं जाएगा। यही हमें इस बजट का एक निचोड़ करके लोगों को बताना पड़ेगा। मेरी समझ इस बजट के बारे में इन शब्दों की है। मैं समझता हूं, जैसे पहले हमारे प्रोफेसर जी ने कहा, शाह साहब ने, कि इसमें फूड सिक्योरिटी खत्म हो गई है, इसमें स्वास्थ्य सिक्योरिटी खत्म हो गई है, इसमें एजुकेशन सिक्योरिटी बिल्कुल ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। मनरेगा का भी और फर्टिलाइजर सब्सिडी भी बहुत बड़े पैमाने पे कटौती हो गई है, इसलिए भूखमरी और गरीबी बढ़ेगी। तो इस बजट का एक ही मैसेज है, दिस इज द मोस्ट वर्स्ट काइंड ऑफ ए बजट, और इस बजट की हम भर्त्सना कर सकते हैं, और लोगों में जाके हम लोगों का संगठन, बहुजन का संगठन, मजदूरों का संगठन, किसानों का संगठन इस मैसेज को लेकर जाए कि ये बर्बादी की तरफ ये अर्थव्यवस्था जा रही है, और उसी का ये बजट एक इंडिकेशन है। अगले साल अगर इस देश का फाइनेंशियल सेक्टर टूट चुका, तो ये पूरा देश टूटने वाला है। इसलिए फाइनेंशियल सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, छोटे कारखानों को, खेती को, किसानों को बचाने के लिए हमको इस देश की सरकार को 2024 छोड़ दो, 9 राज्यों में परास्त करना ही पड़ेगा। यही हमारा इस बजट के बारे में संदेश होगा।